मुंबई शहर। डांस बार एक समय पे मुंबई की नाइट लाइफ यानी रात्रि जीवन की विशेषता थे। अपने विवाहित जीवन से नाखुश अधेड़ उम्र के मर्दों ने डांस बार को अपना अड्डा बना रखा था। कोई कस्टमर आते ही सीधा जो लड़की पसंद आए उसके ऊपर पैसे उड़ाता है, तो कोई कस्टमर ऐसे दारू के नशे में आते ही सीधा चिपकना शुरू कर देते हैं। डांस बार के मालिक इन लड़कियों को रोजगार तो देते, लेकिन इनकी मजबूरी से वो अपनी तिजोरी भी भरते थे। कस्टमर आया, बहुत देर से वो हमें ऐसे घूर के देख रहा था। थोड़ी देर के बाद मैनेजर ने आके मुझे बताया कि वो कस्टमर आज की रात मुझे लेके यहाँ से जाना चाहता है, तो मैंने उनको मना कर दिया। तो मैनेजर ने बोला ये भी एक काम ही है, अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। अदालत ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि लड़कियां या औरतें बार में वेट्रेस के तौर पर काम कर सकती हैं, लेकिन रात 8 बजे के बाद नहीं। फिर भी कई डांस बार में रात 8 बजे के बाद भी लड़कियां अंदर पाई जाती थी। वक्त रात 8 बजे से काफी बाद का था। एक गुप्तचर ने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रवि अडाने को फोन पर इस बार में हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। हाँ बोलिए मुन्ना। हाँ, ऑर्चिड बार में बोलिए, कितनी लड़कियां हैं वहाँ पर? हमारे जाने पर लड़कियां भाग जाती हैं। एक खुफिया खबर मिली है कि 20-25 लड़कियां हैं। हमें वहां जाकर रेड डालना है। संतोष, तुम सामने के दरवाजे से आओगे और आनंद तुम मेरे साथ आओगे। किसी को कुछ डाउट? समझ गए सब? ये लो, मुन्ना का ही फोन है, हमें फटाफट निकलना है। चलो। पुलिस की टीम उसी वक्त निकल पड़ी। बार वालों को किसी भी तरह का कोई शक ना हो, इसलिए पुलिस ने अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल भी नहीं किया। तुम दोनों पीछे से आओ। जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची, पूरा बार खाली था और लड़कियां भाग गई थी। अंदर कोई भी नहीं था। इधर से मेरे को लगता है इधर से गए होंगे। ऊपर जाने का एक रास्ता है, फैक्ट्री है। कुछ हार्डली 1 मिनट में हम लोग अंदर आ गए। 20 लड़कियां थी। 20 लड़कियां। बार मालिकों ने बड़ी चालाकी से गुप्त कमरे बनवाए होते हैं, जिनके दरवाजे सीमेंट के होते हैं, जो पहली नजर में बिल्कुल दीवार के जैसे नजर आते हैं। है कहीं इधर ही। इतनी जल्दी वो लोग नहीं निकल सकते। कुछ ऐसे रास्ते हैं जो फटाफट निकल जाने वाले। 1 मिनट भी नहीं हुआ। चल बता, सुनना मेरी बात। चल, हमारे पे भरोसा है ना? लेकिन गुप्तचर का कहना था कि लड़कियां अंदर ही हैं और पुलिस ने भी कोशिश जारी क्या रखी। लग रहा है तुझे, है ना? हाँ है, यही दरवाजा है, ये पक्का है। तोड़ो, थक गए हो क्या? आखिरकार पुलिस ने वो गुप्त कमरा खोज निकाला। इसका दरवाजा छोटा सा था और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और ना ही कहीं से रोशनी और हवा आ रही थी। सारी लड़कियां वहीं पाई गई। चलो, 1 2 3 4 5 6 7। इस छोटे से कमरे में 22 लड़कियां छिपी बैठी थी, या फिर यूं कहें छिपाई गई थी। 14 15 16 17 18
बार का मालिक वहां से भाग निकला, लेकिन लड़कियां पकड़ी गई। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रवि अडाने ने अपने सीनियर इंस्पेक्टर अविनाश सावंत और पुलिस के अन्य आला अधिकारियों की सहायता से एक अभियान को सफल अंजाम दिया। उसी तलाश में हमने 10-12 हमारे पुलिस अफसर्स और बाकी हमारा स्टाफ यहाँ पर आया था, और वही हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे है। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते एक दीवार में वो हमें एक छोटा सा रूम बनाया था, वहाँ पे से इतनी लड़कियाँ मिली। जी मैं राजस्थान के किसी छोटे गांव से हूँ। माँ है, पिताजी थे, 2 भाई थे, 2 बहनें थी। याद तो बहुत आती है, लेकिन वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ जाके किस मुंह से जाए। पुराने दिन बहुत याद आते हैं, जब गांव में अपने माँ बाप के साथ रहते थे, गुड्डा गुड्डियों से खेला करते थे। वो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर लगती है। अभी ऐसा लग रहा है कि बेकार में ही बड़े हो गए। इससे तो अच्छा होता कि हम आते ही नहीं यहाँ पे। उत्तनगांव, भाईंदर, मुंबई। शाम का वक्त था। शोएब एक 8 साल का बच्चा अपने बड़े भाई अरशद के साथ खेल रहा था। उसके बाद शोएब एक चिट्ठी लेकर उसी गांव में रहने वाले मिरांडा परिवार के घर गया। चिट्ठी पहुंचाने के बाद शोएब गायब हो गया। मिरांडा परिवार के घर पर शोएब ने चिट्ठी प्रिया मिरांडा के हाथ में दी। शाम को 7:30 बजे शोएब आया और उसने मुझे वो चिट्ठी दी। मैंने उससे पूछा कि ये क्या है। वो कुछ नहीं बोला और चला गया। चिट्ठी में प्रिया मिरांडा के भाई अर्पिन मिरांडा के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो चिट्ठी अर्पिन की प्रेमिका और मंगेतर डेल्फिना ने लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, अर्पिन तुम मेरे पीछे मत पड़ना, क्योंकि तेरे घर के लोग अच्छे स्वभाव के नहीं हैं। तूने सोजन बोट की रस्सी चुराई और तुम चोर लोग हो। तू अगर हमारे दरवाजे पर गाड़ी लेकर आया तो गाड़ी जला दूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी कहते हैं कि हमें अर्पिन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बहन चर्च में सिस्टर बन चुकी है। तेरे पिताजी को बोलना तुम चोर लोग हो और फरेबी भी। लेकिन अर्पिन की मंगेतर डेल्फिना ने साफ इनकार किया कि ये चिट्ठी उसने लिखी थी। चिट्ठी पढ़कर अर्पिन काफी परेशान हो गया। वो ये जानना चाहता था कि ये चिट्ठी किसने लिखी थी, और सिर्फ शोएब ही बता सकता था कि किसके कहने पर यह चिट्ठी उसने मिरांडा परिवार के घर पहुंचाई थी। अर्पिन और उसका परिवार शोएब को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे, पर शोएब घर पर नहीं था। कहां था शोएब? शोएब के बड़े भाई अरशद ने हमें बताया कि उस शाम क्या हुआ था जब वो और शोएब खेल रहे थे। अरशद का कहना है कि टाइफन नाम का आदमी वहां आया था और वो शोएब को अपने साथ ले गया। टाइफन आया, हाथ पकड़ के लेके गया। टाइफन इसी गांव में रहता है और शोएब को अक्सर छोटे मोटे काम करने के लिए इधर उधर भेजा करता था। शोएब बोल रहा था, देख मेरे को टाइफन अंकल ने 10 रुपए दिया। चिट्ठी देने के बाद शोएब वापस अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। शोएब की मां हुस्नारा के अनुसार टाइफन फिर एक बार शोएब को ढूंढते हुए आया और शोएब को अपने साथ ले गया, और शोएब फिर कभी नहीं लौटा। मैं अंदर खाना बना रही थी, तभी टाइफन ने शोएब को आवाज दी। मुझसे पूछा, भाभी शोएब कहाँ है? मैंने पूछा क्यों, पर वो कुछ नहीं बोला और चला गया। उसके बाद मैं बाहर निकली तो मेरा बेटा खेल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद देखा टाइफन उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा था। मैंने सोचा कुछ सामान मंगाने के लिए भेज रहा होगा। मुझे क्या पता था कि टाइफन ऐसा करेगा।
शोएब के पिता अपने बेटे को ढूंढने टाइफन के घर आए। शोएब के पिता को यहां टाइफन के साथ उसका बड़ा भाई एडमिन भी मिला। शोएब के पिताजी और भाई अरशद हमारे घर आए और पूछा कि क्या टाइफन शोएब को लेकर आया है। तो मैंने गुस्से में कहा, क्या शोएब कोई लड़की है? फिर मैं, टाइफन, शोएब के पिताजी और अरशद ने शोएब को उनके घर के आसपास ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। रात भर सभी ने मिलकर शोएब को ढूंढा, लेकिन शोएब नहीं मिला। शोएब के माता पिता ने उसके बाद भयंदर पुलिस थाने में शोएब के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सारा शक टाइफन की ओर जा रहा था। पुलिस ने टाइफन को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। 9 जनवरी को एक मिसिंग कंप्लेंट, एक 8 साल का लड़का शोएब वो गुम हो गया करके एक कंप्लेंट आई थी। उस हिसाब से टाइफन करके एक लड़का है 28 साल का, उसको अरेस्ट किया है। फिलहाल उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। 2 दिन गुजर गए पर फिर भी शोएब का कोई अता पता नहीं था। फिर एक दिन बाद शोएब का शव गोराई बीच पर मिला। आखिर किसने की इस मासूम चुलबुले 8 साल के बच्चे की हत्या? इसी गांव में रहने वाले एक और व्यक्ति वैलेरियन ने टाइफन को एक बच्चे के साथ समुद्र की ओर जाते हुए देखा था। शनिवार की शाम को 7:30 पौने 8 बजे जब मैं संडास के लिए बैठा था तो टाइफन मेरे पीछे से एक छोटे से बच्चे के साथ उत्तन की तरफ गया था। मगर टाइफन के परिवार के मुताबिक ये पूरा सच नहीं है। वैलेरियन रात को एकदम नशे में चिल्लाने लगा कि टाइफन को मैंने शोएब को ले जाते हुए देखा है। तो मैंने उससे कहा कि वैलेरियन तू पूरी तरह शराब के नशे में है। हमारे घर पर उस वक्त वैलेरियन का भाई स्टीफन भी था। उसने भी कहा कि वैलेरियन तू जो भी कुछ बोल रहा है सोच समझ कर बोल, फिजूल में झूठे आरोप मत लगा। टाइफन की बहन का भी कहना है कि वैलेरियन ने शराब पी रखी थी। वैलेरियन में खड़े होने की ताकत भी नहीं थी। उसे दूसरे आदमियों ने पकड़ रखा था, इतनी उसने शराब पी हुई थी। ये बात साफ है कि शोएब ने चिट्ठी मिरांडा परिवार के घर दी, लेकिन ये बात अब तक राज है कि क्या शोएब ने वो चिट्ठी टाइफन के कहने पर दी। ऐसा हमारे पास एक आई विटनेस है जिसने टाइफन और वो जो मृत जो लड़का है 8 साल का शोएब, उसको समुद्र के किनारे जाते हुए देखा है। उसका मिसिंग होना, वो टाइमिंग और उसके साथ देखा हुआ टाइमिंग करीबन मैच होता है। सेक्शंस 363 है, 365 है, 364 है, 302 है। अर्पिन मिरांडा और डेल्फिना दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उनकी मंगनी हो चुकी थी। इस चिट्ठी का मकसद था दोनों के बीच फूट डालना, और इस चिट्ठी में पूरे मिरांडा परिवार पर कई इल्जाम लगाए गए थे। मिरांडा परिवार का कहना है कि टाइफन और उसके परिवार ने मिरांडा परिवार की छवि खराब करने के लिए यह सब किया है। उनके अनुसार टाइफन परिवार शोएब को मारकर उन्हें फंसाना चाहता था। टाइफन के परिवार का कहना है कि टाइफन बेकसूर है और उसे फंसाया जा रहा है। उनके अनुसार मिरांडा परिवार से भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि मिरांडा परिवार ही शोएब को चिट्ठी मिलने के बाद ढूंढ रहा था। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक 8 साल का बच्चा शोएब जिसने वो चिट्ठी पहुंचाई, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। जीवन एक बार फिर सामान्य हो जाएगा, पर शोएब अब कभी किसी का काम करने के लिए नहीं होगा। उसका परिवार उसे हर वक्त याद करता है। शोएब का भाई अरशद हमेशा उसकी कमी महसूस करता है।
क्लासरूम में, लंच ब्रेक में, घर से स्कूल जाते वक्त और स्कूल से घर आते वक्त। अब अरशद जब भी खेलने के लिए जाता है तो अक्सर एक खिलाड़ी कम पड़ जाता है।